हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्ला खान का सलाम कबूल कीजिए। गुज़िश्ता बरस 2 और 3 नवंबर की दरमियानी शब एक 27 साला नौजवान नाजिम जोकियो उसको कराची के मलीर हाउस में तशद्दुद करके हलाक किया गया और उसका इल्ज़ाम लगा है पीपल्स पार्टी के MNA जाम अब्दुल करीम और उनके छोटे भाई जो MPA हैं पीपल्स पार्टी के ही सिंध असम्बली में जाम अवैस समेत 12 और अफराद हैं। जब ये कत्ल हुआ वो इस बिना पर हुआ कि वो ठट्टा के नज़दीक जंगशाही के मकाम पर कुछ अरबी शेख जिनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान ख़ानदान से था, वो वहाँ शिकार करने के लिए आए और वहाँ जो है वो गाड़ी खड़ी करके कुछ ज़मीनों पर गए जहाँ पर नाजिम जोकियों ने उन्हें मना किया कि वो इन ज़मीनों पर नहीं जा सकते। वहाँ तल्ख़ कलामी हुई, नाजिम जोकियों का फ़ोन छीन लिया गया, मकामी अफराद आए, वहाँ से उसने वीडियो बनाई और वही उसका मौत का सबब बन गई। क्योंकि जब ये वीडियो आई और ये इलाक़ा जो है ये जोकियो बरादरी के अंडर है और जो पीपल्स पार्टी के MNA हैं जाम करीम वो जोकियो बरादरी के सरबराह हैं और ज़ाहिर है उनके जो छोटे भाई हैं वो भी MPA हैं, उतने ही इन्फ्लुएंशियल हैं। तो इस बारे में जो लवाहिकीन थे नाजिम जोकियो के, ये केस अभी भी चल रहा है। इसकी फ़ाइनल जो चार्जशीट है पुलिस की जानिब से वो कहा जा रहा है कि इस हफ़्ते को पेश होगी। गो के 4 दफ़ा 23 दिसंबर से लेके अब तक ये जो चार्जशीट है ये पेश करने की तारीख़ें दी गई हैं, पुलिस अभी तक पेश नहीं कर पाई। लवाहिकीन की हिदायत पर सिंध हुकूमत ने एक JIT तश्कील दी थी जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जाम अब्दुल करीम और जाम अवैस समेत और उनके गार्ड्स और कुछ लोग जो हैं इस कत्ल में मुलव्वस हैं। इसकी पूरी तफसील दी गई है उसमें, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब उन्होंने वो वीडियो बनाई तो उसके बाद जाम अब्दुल करीम जो MNA हैं, क्योंकि वहाँ जो कैंप था शिकारियों का, अरब शिकारियों का, वो इनको वो मैनेज करते थे जाम करीम और जाम अवैस। तो इन्होंने उन्हें कहा नाजिम जोकियों को कि आप माफ़ी मांगें और ये वीडियो डिलीट करें। उन्होंने नहीं की तो उनको गांव से उठवाया गया और बुलवाया गया जाम हाउस जो कि कराची के इलाके मलीर में वाक़ है। JIT रिपोर्ट के मुताबिक जब वो वहाँ पहुँचे तो जाम अब्दुल करीम ने उन्हें थप्पड़ मारे और उनके फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर दी। ताहम नाजिम जोकियो जो है अपनी वीडियो वो फ़ेसबुक के ऊपर उस वक्त तक चढ़ा चुके थे और जब उन्हें लेने के लिए भी गए थे तो उन्होंने वहाँ निकल के अपने दोस्त वकील को ये WhatsApp मैसेज किया था कि उन्हें जाम हाउस बुलाया जा रहा है, तो जो कुछ भी होगा उनके साथ वो इस बारे में उनको आगाह रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ इस JIT के मुताबिक जब गए तो जाम करीम ने उन्हें थप्पड़ मारे और उन पर तशद्दुद किया और उनको गार्ड रूम में बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद जो जाम करीम के भाई हैं वो वहाँ आए और इस JIT के मुताबिक वो नशे में थे। उन्होंने अपने जो 2 गार्ड हैं अमीर हैदर और वो उनके भाई दोनों के साथ मिलकर उन पर तशद्दुद किया जिसके दौरान उनकी मौत हो गई। फिर ये हुआ कि जाम करीम ने पुलिस को फ़ोन किया इस JIT के मुताबिक और कहा कि नाजिम जोकियो जो है उनके मलीर हाउस में किसी झगड़े में जो है उनकी मौत हो गई है, तो वो आकर के उनकी डेड बॉडी ले जाए। पुलिस आपको पता है जाम MNA हैं तो पुलिस आई और डेड बॉडी ले गई। उसके बाद मगर जब अफजल जोकियो जो उनके भाई हैं जो नाजिम जोकियो के साथ उस रात गए थे, उनको ये कहा गया कि आप घर चले जाएं, ये सुबह आ जाएंगे। जब फिर उनको बुलाया गया जाम हाउस और ये कहा गया कि इनकी मौत हो गई है और आप जो है ये डेड बॉडी उनकी पहुंचा दी गई है जिन्ना अस्पताल, जिस पर इसके मुताबिक JIT के मुताबिक वो रोते हुए बाहर निकले और उन्होंने प्रेस क्लब जा कर के जो मलीर प्रेस क्लब है वहाँ जा कर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उसी रात जो उनके लवाहिकीन हैं उन्होंने सड़क भी ब्लॉक की और ये पुलिस से मुतालबा किया कि उनको गिरफ़्तार किया जाए, जाम अब्दुल करीम को और उनके भाई जाम अवैस को। जाम अवैस जो हैं वो 2 रोज़ के बाद इस वक़ुआ के वो पुलिस के को उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी दे दी, मगर जाम अब्दुल करीम जो हैं वो अब तक मफ़रूर हैं। तो जो पुलिस ने ये जो JIT ने पूरा केस बनाया है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो तफ्तीश की है मुकम्मल गैर जानिबदारी ईमानदारी के तौर पर अमल में लाई गई है और इस दौरान तफ्तीश केस का कागज़ात और मुकदमे के जो भी सबूत अभी तक आए हैं उसका मुआयना किया गया है। उसके बाद हम जो है
ये अपनी पूरी जो रिपोर्ट है जो कि 7 सफ़ात की है वो दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जब वो वहाँ लाए गए तो उसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में ये भी कहा गया कि उसके बाद जो है थाना मेमनगोड पुलिस ने लाश जो है वो छिपा एम्बुलेंस के तहत, जैसे मैंने बताया, जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी और पोस्टमार्टम कराया और उसके बाद वो उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी गई। ये केस अभी भी चल रहा है और कोई आसार नहीं है कि सिंध पुलिस या पीपल्स पार्टी मजबूर करे अपने एमएनए जाम अब्दुल करीम को कि वो किसी भी तरीके से गिरफ़्तारी दे दें। जो लवाहिकीन हैं वो ये कह रहे हैं और उन्होंने अपने वकील के तहत एक एप्लीकेशन भी डाली है कि इस मुकदमे में ATA भी लगाया जाए, क्योंकि ये जो कातिल हैं ये इतने पावरफुल हैं कि इवेंचुअली ये बेल आउट हो जाएंगे, उनका ख़दशा है। और इस बारे में कुछ इंडिकेशंस ये भी आती कि जाम अवैस जब भी पेश होते हैं वो बग़ैर हथकड़ी के पेश किया जाता है उनको, क्योंकि वो MPA हैं और आपको पता है MPA का इस्तेहकाक होता है। एक बार वो पेश नहीं हुए तो पूछा गया कि वो कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा जी वो असेंबली का सेशन अटेंड करने के लिए गए, वो असेंबली के सेशन में नहीं गए थे। और शाहरुख जतोई का अगर हम मिसाल ले लें तो जाहिर है वो कहाँ गए थे, कुछ कह रहे हैं कि वो जाम हाउस भी जाते रहे, अभी भी नहीं पता कि वो हिरासत में कहीं जाते हैं या नहीं जाते। अब इस सारी सूरत हाल पर जो बन रही है इस JIT के ऊपर मैंने अफजल जोकियों से भी बात की और उनके लॉयर से भी बात की। उनका ये कहना है कि इसमें आपको 2 रोज़ कबल एक वो हुई थी बेल एप्लीकेशन, 5 लोगों की अदालत ने रिजेक्ट की थी और पाँचों के पाँचों वहाँ से फ़रार हो गए थे अदालत से ही। हाँ, और पुलिस ने कहा कि जी हमारे पास नफरी नहीं थी तो हम क्या करते, तो 5 लोग जो हैं वो, लेकिन इस JIT में उन्हीं 5 लोगों को जो कहा गया है कि हम जो है मुल्ज़िमान मोहम्मद ख़ान जोकियो, इसाक जोकियो, सलीम सालार डोडो और जोकियो सालार, अहमद ख़ान शोरो, अब्दुल रज़ाक जोकियो के ख़िलाफ़ इर्तिकाबे जुर्म की कोई शहादत नहीं पाई गई। यानी JIT ये कह रही है कि उनको अगवा करके नहीं लेके आया गया था, उनको बुलाया गया था। तो मतलब विच ऑब्वियसली इन लोगों के लिए तो है, लेकिन जो दफ़ात लगाई गई हैं जाम अब्दुल करीम पर, जाम अवैस पर और जो बाकी मुल्ज़िमान हैं उन पर ये लगाई गई हैं कि इन्होंने कत्ल किया है, तो 302 की भी दफ़ा है। जाम अब्दुल करीम पर एडिशनल 512 की दफ़ा भी लगी है क्योंकि वो मफरूर हैं और अभी तक नहीं पता। अच्छा, अब देखें, अब जाहिर है कि JIT की रिपोर्ट इज़ नॉट द एक्चुअल केस, ये भी हमें जहन में रखना चाहिए। एक अच्छी बात यह है कि कम से कम JIT रिपोर्ट में, जिस तरह मैं ख्याल है कि बहुत लोगों को शक था और डर भी था, किसी को अब्सॉल्व नहीं किया गया, किसी को बरी नहीं किया गया। लेकिन जाहिर है कहानी यहाँ पर ख़त्म क्या, यहाँ पर तो शुरू भी नहीं होती। और आपने शाहरुख जतोई का जिक्र किया तो बहुत मिसालें हैं हमारे पास। हाल में शाहरुख जतोई ख़बरों में इसलिए हैं क्योंकि वो प्राइवेट अस्पताल में थे, पता नहीं कितने महीनों से थे, बीमार थे भी या नहीं थे, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन थोड़ा सा अब रिवाइंड करें कि इसको पकड़ना भी कितना मुश्किल हो गया था। आपको याद होगा कि पहले तो ये फरार हो गए मुल्क से, ठीक है, जिसमें 2 बिलावल हाउस के प्रोटोकॉल ऑफिसर थे, ठीक है। अच्छा, ठप्पा भी नहीं लगा पासपोर्ट पे, मतलब कि जो डेस्क वाले हैं इमिग्रेशन वाले वो भी इसके अंदर थे, कुछ टूर ऑपरेटर्स भी इनके साथ थे, तो बड़े बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ, ठीक है। फिर बीच में वो फिर सुलह सफाई वाला चक्कर शुरू होता है और फिर फाइनली जब अरेस्ट भी होते हैं तो फिर आपको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस ने भी फिर वहाँ पे छापा लगाया, आराम से बैठे हुए हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब लोग कहते हैं कि यार इससे पता लगता है कि आपका निज़ाम नहीं चल रहा। मैं कहता हूँ कि शुक्र करो कि इतना भी चल रहा है, नहीं तो वो वापस ही ना आते, नहीं तो अभी वो आराम से बाहर बैठे होते। हर पॉइंट पर कहीं ना कहीं से किसी ना किसी लेवल की इंटरवेंशन हुई है, तो ये एक मर्डर केस यहां तक पहुंचा है। अब जाम करीम का देखें ना, जाम करीम 2 नवंबर से लेकर और आज जो है 18 जनवरी तक पता ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। हालांकि MNA हैं और पता नहीं भी है। कोई कह रहा है कि जी वो दुबई भाग गए हैं, कोई कह रहा है कि उन्होंने बेल बिफोर अरेस्ट ली है जिसका कोई सबूत नहीं है, कोई कह रहा है बलूचिस्तान चले गए हैं क्योंकि अख्तर मेंगल से इनकी रिश्तेदारी है तो लिहाजा वो वहाँ फिर कोई पकड़ के दिखा दे। तो ये सारी चीज़ें तो दूर की बात ना, लेकिन भागने से उन्हें क्या फ़ायदा होगा? यही तो बात है कि वो उनका देखें, भागने से एक चीज़ ये होती है
कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज़ कर सकते हैं कि आप नहीं, लेकिन मुकदमे का तो फिर भी सामना करना नहीं वो तो इवेंचुअली करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बैक रूम ये मैं ख्याल इशारा मुबशिर का मेरा वही था ना कि यार उस्मान मिर्जा के केस को देख लो, उस्मान मिर्जा के केस को देख लो। देखो एक एसओपी ये है कि जितनी देर कोई केस चलेगा तो जाहिर है कि फिर एक ऑप्शंस खुलते लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी आपको तो वैसे ही कुछ नहीं मिलना, ठीक है। अच्छा भाई इनका जाहिर है पीपल्स पार्टी का ही है, उसके ऊपर जिस किस्म का प्रेशर होगा इस वक्त पे आप सोच भी नहीं सकते। और दरमियान में खबर भी आपको याद है आई थी कि जाम करीम ने उनको बुलाया, अब ये मफरूर जाम करीम, उन्होंने जाम हाउस में बुलाया और कहा कि मेरे भाई ने कत्ल किया, मैंने नहीं किया। तो उन्होंने बकौल उनके 164 के बयान पर ये कह दिया कि उनके ख्याल में जाम करीम कह रहे हैं कि वो मुलव्विस नहीं है और उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कहा है। लेकिन ये JIT ये कह रही है कि नहीं, शुरू उन्होंने ही किया, ना सिर्फ शुरू किया बल्कि कवर अप करने का। जो इल्ज़ाम उस पर था ज़ाहिर जाफ़र के बाप के ऊपर कि उसने वहाँ से, तो इन्होंने भी पुलिस करके ये कहा कि जी नाजिम जोकियो एक झगड़े में मरा है। तो ये JIT की रिपोर्ट एडमिसिबल है जी, एडमिसिबल कोर्ट में तो पेश होगी, कोर्ट में तो पेश होगी, ऑलरेडी केस का काम आसान हो जाएगा। हाँ, तो कम से कम एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है और ये जो है एडमिसिबल उस तरह से ना भी हो तो लेकिन एक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो सिंध हुकूमत के कहने के ऊपर बनाई गई है, तो पेश ज़रूर होगी जज साहब के सामने। और सैटरडे को जब फाइनल चार्जशीट पेश होगी तो जाहिर है ये भी वहाँ पर वकला के पास। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसे हो, लेकिन हाँ 90% ऑफ द टाइम होता क्या है कि इस केस ने चलना है सालों साल, सही है। आखिरकार मतलब हम भी थक जाएंगे इस पर बात कर करके, ठीक है। और जब सारी नज़रें हट जाएंगी तो अभी तो देखें नाजिम जोकियो की जो बेवा हैं वो कायम है, वो खड़ी हुई हैं, कब तक खड़ी रहेंगी, ठीक है। जो जिन अभी तक तो खड़ी है ना सर, मैं बात कर रहा हूँ, मैं 2022 की बात नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि अगर ये 2025 तक चलता रहा, क्या 2025 तक भी, और उनके साथ कौन खड़ा होगा। देखिए अगेन यही तो सारी प्रॉब्लम, 2.5 महीने से ज़्यादा हो गए, अभी तक चालान पेश नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू पुलिस जो है 15 दिन 2 हफ्ते में एक नामुकम्मल चालान और मैक्सिमम तीसरे हफ्ते तक आपको मुकम्मल चालान पेश करा। अब तकरीबन तीसरा महीना हो जाएगा तो जवाब मिल गया ना आपको। हाँ, तो जिस तरह डिले है फिर क्योंकि क्रिमिनल केस है तो जाहिर है इसमें इंसाफ गवाह होंगे। पक्का तभी हो सकता है जब आराम से हो, जल्दी में इंसाफ नहीं होता यार। नहीं वो तो आपको पता है समरी कोर्ट्स जो कहाँ इंसाफ होता है, जस्टिस कैंगरू कोर्ट्स ऐसा कुछ तो ठोक बजा के पक्का शक्का करके एक दफा फिर प्लस्तर वस्तर करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इस पे अच्छी बात यह कि मीडिया की नज़रें मौजूद हैं, मीडिया की जो है अभी तक हाँ डॉन रिपोर्ट कर रहा है, द न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है, ट्रिब्यून रिपोर्ट, सिंधी मीडिया का भी सिंधी मीडिया का भी फोकस है। तो अब अच्छा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है ना सर वो यही है, सिंधी मीडिया का ही फोकस इसके ऊपर। I mean, हम कभी कभी कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते, सिंधी मीडिया ने बल्कि ये एक मिसाल बन गया है। मैं 2-3 कॉन्फ्रेंस में गया हूँ इस कत्ल के बाद से, वहाँ कोई ना कोई मुकर्रिर जो है ना वो रेफरेंस जरूर दे देता है कि मसलन जैसे ये केस, कोई किसी भी केस की बात हो रही हो, इस्लामाबाद के वो उसकी केस की बात हो रही है, लेकिन ये केस तो इस तरह वो एक मतलब एक के मतलब लोगों के सेंटिमेंट के अंदर ये जी शामिल है। उसको एक टाइटल और भी मिल गया है कि दुनिया का पहला माहौलियाती शहीद। हाँ ये भी आप कह सकते हैं। हाँ, तो वो भी है। और ये है कि जितना ज़ाहिर है लोग ऑलरेडी देखे हैं ऐसे मुकदमे, और ज़ाहिर है हम जब ये हुआ था तो हमने भी कहा था कि इवेंचुअली इसमें कुछ नहीं होना, और यू नेवर नो इन दी एंड क्या होता है, क्या खून बहा हो जाता है, कुछ हो जाता है, जो भी दबाव डाला जाएगा वो एक अलग बात है। लेकिन क्योंकि ये तवातुर से ये चीज़ें हुई तो लोगों ने कहा कि नहीं कोई ना कोई केस को मिसाल बना के आवाज़ कम से कम उठाते रहें। फिर वकला का एक बहुत अच्छा इसमें रोल रहा, सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध बार, सब ने कहा कि नहीं हम लोग जो है टीम बना करके इसकी पैरवी करेंगे। अब वो चाहे आप कह सकते हैं कि कुछ जो है लॉयर जो हैं वो सिंधी नेशनलिस्ट भी हैं, सिंधी नेशनलिस्ट भी हैं और वो पीपल्स पार्टी से अपना बुग़्ज़ निकाल रहे हैं कुछ भी। थैंक यू फॉर रेजिंग दैट, क्योंकि मैं भी इधर ही आने वाला था कि बिल्कुल आपकी भी बातें हुई हैं, मेरी भी बातें हुई हैं, और यही कहा जाता है कि नहीं जी असल में आप देखिए ना कि इनका ये जो वकील हैं इनका सियासी रुझान किस तरफ है। यार वो इस वक्त ये रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। अगर आप वाकई ये दिखाना चाहते हैं, और मुझे पता है कि बयानात बहुत आए हैं, मुलाकात भी हुई है नाजिम जोकियो की फैमिली के साथ, लेकिन बुनियादी पॉइंट तो ये है ना कि अगर आप ये इसको सियासी रंग इसमें से हटाना चाह रहे हैं
तो बड़ा सिंपल एक तरीका है कि आप कम से कम इनकी रुकनी मुअत्तल करें, राइट? यार वो करके माइलेज भी ले लेंगे, इस तरह की बातें स्क्रीन नहीं सर माइलेज मैं चाहता हूँ माइलेज ले, अब तक नहीं, मैं चाहता हूँ माइलेज ले सर। आप JIT ने भी कर दिया है, परसों 3 दिन बाद चार्जशीट भी हो जाएंगे, और मतलब आपको क्या चाहिए? चूंकि आ गया है तो हम फिलहाल रुकनियत मुअत्तल करें, कर सकते हैं। नहीं रुकनियत अब तो आपको कम से कम जो है वो उनकी जो मेंबरशिप है पार्लियामान की भी, और मैं तो कहता हूं मुअत्तल भी कर दो ना। हाँ। ये भी बहुत बड़ी बात है, कैंसिल दूर की बात। अब लेट नहीं हो गई, इतनी डिमांड हुई है पीपल्स पार्टी, लेकिन ये मौका है ना आपके पास। JIT की रिपोर्ट आ गई है कि जी हम इसी का इंतजार कर रहे थे, हमने गौर किया है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वैसे आपको फैसला नहीं करना चाहिए ना जब कोई चीज कॉन्क्रीट ना हो आपके सामने। यार कहीं ये फैसला कर ही ना ले, वक्फा ले ले। लेकिन सिर्फ दो रुख में जाने से पहले सर बताना चाह रहा हूँ कि एक पुलिस है जिसने JIT करके सबके सब रोल्स भी डिफाइन कर दिए, और एक पुलिस है जो कि MNA को अभी तक पकड़ नहीं सकी, सुराग भी नहीं लगा सकी कि कहाँ है। वही पुलिस है और वही पुलिस, वक्फा ले ले। वेलकम बैक। अच्छा, अब जब हम जैसे कदरन अनपढ़ लोग महंगाई के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यार डबल रोटी, दाल, दूध, अंडों की कीमतें कहाँ पहुंची हैं, और इस तरह हम देखते हैं कि कितनी महंगाई हुई है। जब पढ़े लिखे लोग महंगाई पे बात करते हैं तो जाहिर है कि वो पढ़ी लिखी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं सर, ये आप देखें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, और फिर इसके साथ आप देखें सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को, और फिर आप CPI, SCPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना, वो अनपढ़ लोग कहते हैं CPI, सॉरी SPI और CPI को आप देखें, थैंक यू वसत, और फिर इसके साथ आप देखें परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP, यस ठीक है, PPP को, SPI, CPI और PPP को आप देखें, ठीक है। और ऐसा ही होता है, फिर वो नंबर्स में आ जाते हैं। लेकिन अब आज पता लगा है कि ये सब हो गई हैं पुरानी बातें, क्योंकि अब हम देखेंगे SMS ऑफर, प्राइस ऑफर इंडेक्स को, और ये मैं नहीं कह रहा, ये वजारत खारजा के फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन मुजम्मिल असलम साहब कह रहे हैं। आज उनकी ट्वीट आती है कि एक तरफ महंगाई बोला जा रहा है, और दूसरी तरफ मकामी खाने पीने की अशिया में मुसलसल कमी देखी जा रही है। क्या ये खुला तजाद नहीं है? और जाहिर है कि अब जब आप इस तरह का कोई दावा करते हैं तो आपको सबूत भी अटैच करना पड़ता है, और बतौर सबूत ये आप जरा देखें कि क्या अटैच हुआ है। ये है एक SMS जो कैरेफॉर, आपको पता है एक डिपार्टमेंट स्टोर है, उसकी जानिब से आई, और लिखा हुआ है इट्स अ बिग डील, अब शान शूप मसाला के नूडल्स के पैकेट पर हमने 31 रुपए की रियायत कर दी है, और ना सिर्फ ये, जो लाल गाजर है उसके किलो में भी हमने 20 रुपए कम कर दिए हैं। और मुजम्मिल साहब के लिए इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। अब इसको वाकई आप कह सकते हैं कि एक लाजवाब दलील है, क्योंकि इसके सुनने के बाद मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को हम जानते हैं, और ये वजारत खजाना का तर्जुमान, वजारत खजाना का तर्जुमान है, प्लस एनर्जी मिनिस्ट्री, लेकिन उस पर भी अभी आते हैं क्योंकि एक तर्जुमानी काफी नहीं है बॉस के लिए। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तानी अवाम को आपको पता है बड़े बदतमीज लोग हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन एक और भी इसके अंदर ट्विस्ट है। जैसे एक शख्स ने ट्वीट की कि सर सबा नामी लड़की पहले 50 का लोड मांगती थी और अब वो 100 मांगने रही है, तो इसका हम क्या मतलब ले सकते हैं हम? तो नाउ फ्रॉम SPI एंड CPI हम आ गए हैं नूडल प्राइस इंडेक्स और इजी लोड आज मैंने एक तस्वीर देखी, उस पे लिखा है दुकानदार खाली बैठा है काउंटर पे, और उस पे लिखा हुआ है बराए करम 100 रुपए से कम वाले अफराद दुकान पे ना चढ़े। ऐसा ही है। अच्छा, अब जब हम इस तरह की ट्वीट्स देखते हैं, अच्छा बहुत लोग, और इसमें PTI के सपोर्टर्स भी हैं, वो थोड़ा सा यूँ बैठे हुए थे कि यार आपको क्या ज़रूरत होती है ऐसी बातें करने की। और यकीनन देखें, अब दो तर्जुमानियाँ हैं, एक भी नहीं, एक तो गलती से हो जाती है, 2 इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, ठीक है। दूसरी बात है डिग्रीज भी हैं, बज़ाहिर पढ़े लिखे हैं, तो ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है? नहीं, लेकिन ये जो जूनियर, ये तो जूनियर आदमी है ना, तर्जुमान है बेचारा। हाँ, फवाद चौधरी साहब हमारे आपके दोस्त जो हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात, मुझे उनका मरी ट्रेजेडी से सिर्फ एक दिन पहले का ट्वीट याद आ रहा है कि देखें जी, आप कहते हैं मईशत जो है डाउन द हिल जा रही है, ये देखें
मरी के होटलों के किराए कहां तक पहुंच गए हैं, और 1 लाख गाड़ियां जो है इस वक्त मरी में हैं। तो अगर इकोनॉमिक इंडिकेटर ये है तो ये तर्जुमान को क्यों नहीं, लेकिन मुझे पता लग गया कि इस तरह की ट्वीट क्यों की थी, क्योंकि आपको मतलब कभी बचपन में किसी ने कहा है ना कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे, तो उन्होंने कहा कि आई डेयर यू। हाँ, तो आप कहते हैं कि डेयर करते हो, मैं बिल्कुल इस दीवार से छलांग मार दूंगा। तो मुजम्मिल साहब को भी डेयर किया गया। खुरम हुसैन है ना, बिजनेस में लिखते हैं, प्रॉफिट मैगजीन के एडिटर हैं। उनका आमना सामना हुआ थोड़ा सा मुजम्मिल साहब के साथ मुनीसे जहांगीर के शो में, और जरा देखिए कि क्या चैलेंज किया था उन्होंने। ट्राई कर लिया था तो अब चैन आई ना खुरम साहब को। उन्होंने चैलेंज किया कि यू कैन नॉट स्पिन इन्फ्लेशन। उन्होंने कहा कि सर होल्ड माय रूफ साहब, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है। अच्छा, अब एक और भी इसमें थियरी है कि इस तरह का माल क्यों बेचा जाता है, वो इसलिए कि वो बिकता है। हाँ, आप और हमारे में नहीं बिकता होगा, अवाम में नहीं बिकता होगा, लेकिन हुकूमत में ज़रूर बिकता है। मेरे पास इस बात का सबूत भी है, क्योंकि पिछले साल 1 अक्टूबर को, आपको याद है, इससे पहले अगेन वही महंगाई की लहर आई थी, तो पीटीआई वालों ने क्या किया, पीटीआई ऑफिशियल के अपने ट्विटर अकाउंट ने क्या किया कि जितने भी एक्सपैट, किसी के मामू, चाचे, भांजियाँ हैं, उनको दुकान के सामने खड़ा करा दिया, और ताकि हमें समझ आए कि सर सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, पूरी दुनिया में महंगाई है। अच्छा, अगेन काफ़ी उनको इस बात पर लिताड़ा गया, और इसके बाद एज जस्टिफिकेशन मुजम्मिल साहब ट्वीट करते हैं कि जी आप कौन सी ये महंगाई और परचेजिंग पावर की बात कर रहे होते हैं। जो स्टार्टिंग पे है ग्रेजुएट्स की पाकिस्तान में एवरेज, वो है 40,000 रुपए, लेकिन फिर भी आप जाएं और देखें तो वो हर दिन मैकडॉनल्ड्स में जाके खाना खा रहे होते हैं। तो ये कौन सी मिनिमम वेज की बात हुई? ठीक है, अब वैसे तो आप कहेंगे कि यार चलो कह दिया तो कह दिया। इसके ठीक 5 दिन बाद ये खबर आती है कि इनको तर्जुमान बना दिया गया है, और इतनी आला कारकर्दगी थी कि इस साल इनको एनर्जी मिनिस्ट्री का भी तर्जुमान बना दिया। और मुझे डर है, इनफैक्ट वज़ीर आज़म इमरान खान को डर होना चाहिए कि अगर इनकी 1-2 और ट्वीटें वायरल चली गई तो कहीं इनको कोई पीएम हाउस ना शिफ्ट कर दे कि सर आप अभी वहां पर आ जाएं। वज़ीर आज़म डर प्रूफ है, डू यू थिंक सो? नहीं, वो वज़ीर आज़म ने भी इससे एक आखिरी चीज़ है कि असल जो क्वालिफिकेशन होती है ना तर्जुमान की, जो क्लियरली यहाँ पर यही क्राइटेरिया है कि आप किसी भी चीज़ को डिफेंड कर सकें। तो आपको याद होगा पिछले साल इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में एक जिक्र किया था ना कि यार मर्द आखिरकार रोबोट नहीं होते, और 100% दुरुस्त है, कोई वायरिंग नहीं है हमारे में किसी में भी। तो इसको भी ऊपर भी आपको पता है बड़ी तनकीद हुई थी, तो उस पर मुजम्मिल साहब ने एक लाजवाब दलील पेश की, और वो ट्वीट करके कहते हैं कि अगर इमरान खान इतने ही गलत हैं तो आप मुझे बताएं कि दुनिया भर में ख़वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग टॉयलेट क्यों होते हैं? क्या बता सकते हैं, जवाब दे सकते हैं इसका? नहीं, तर्जुमानी का जवाब है नहीं, लेकिन मुजम्मिल साहब को पाकिस्तान में जो शरह है अफरात ज़र यानी इन्फ्लेशन, महंगाई की, वो दुनिया में, पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है। सबसे ज़्यादा इस वक्त अफरात ज़र की शरह अर्जेंटीना में है 50%, तुर्की में है 22%, और फिर पाकिस्तान में है 12.4%। लेकिन इसमें भी कैच है, जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स की आपने बात की ना, जो सबसे गरीब तबका है उसके लिए जो लेटेस्ट फेडरल ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के फिगर्स आए, 20.43% शरह है गरीबों के लिए। हाँ, तो नूडल खाएं ना आराम से। गरीब नूडल खाएगा यार? हाँ, खाएं, क्यों नहीं खाते? 30 रुपए कम हो गया यार। गरीब मैकडॉनल्ड्स पे जाएं। हाँ, ये क्या बात हुई? हाँ, कभी कभी बाय 1 गेट 1 फ्री भी होता है, जिसका मतलब है कि इतनी तरक्की हो गई है कि लोग मुफ्त बांट रहे हैं खाना। अगर आप नूडल्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो काहे के गरीब हैं यार? कमाल बात कर दी आपने, वक्फा ले लें यार आप। वेलकम बैक। पीर के रोज़ अबू धाबी के एक बहुत बड़े और बहुत अहम ऑयल डिपो पर एक ड्रोन हमला होता है, जिसमें एक पाकिस्तानी शहरी और 2 भारतीय शहरी जहां भाग होते हैं। इसकी जिम्मेदारी यमन के हुसी फाइटर्स कबूल करते हैं, और उनका कहना है कि हमने ड्रोन्स और मिसाइल्स के ज़रिए ना सिर्फ इस ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया, बल्कि एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है, और कुछ इतलात के मुताबिक एयरपोर्ट में भी आग लगी थी। इसके बाद सऊदी अरब, जो आपको पता है कि मुसलसल 2014 से यमन में बमबारी कर रहा है, उन्होंने एक और बार फ़िज़ाई हमले लॉन्च किए। यूएई ने भी कहा कि जी हम इसका बिल्कुल जवाब देंगे, और इजराइल ने भी यूएई को अपनी मदद की एक पेशकश की है। ईरान से भी एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जी जो कुछ भी हो
जंग कोई हल नहीं होती मामलात की। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि तकरीबन 3 या 4 रोज कबल एक यमनी अखबार में एक इदारिया छपा था जिसमें डायरेक्टली यूएई को वार्निंग दी गई थी कि आप ये ना समझें कि आपके नाजुक शीशे के जो महल हैं वो हमारी पहुंच से दूर हैं, और अब वाज़ेह हो गया है कि पहुंच से दूर नहीं है। ये जो हमला किया गया है, अच्छा आपको पता है कि हुसीज ज़्यादातर होममेड ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल वॉरफेयर, क्योंकि जाहिर है कि उनके पास F-16 नहीं है, उनके पास टैंक्स नहीं है, तो ये एक लो कॉस्ट अल्टरनेटिव निकाले हैं। जो मेन उनका जो ड्रोन इस्तेमाल होता है उसको समद सीरीज का ड्रोन कहा जाता है, जिसको 1500 किलोमीटर की रेंज है। लेकिन कुछ इनके ड्रोन्स जो हैं वो बिल्कुल जैसे आप बाजार से खरीद कर थोड़े से मॉडिफाई कर लें और वो आप 200, 300, 400 डॉलर में आप खरीद सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। समद सीरीज का कहा जाता है कि इसके एक ड्रोन का खर्चा है तकरीबन $10,000। आप ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर ड्रोन $10,000 का है, जिस मिसाइल से सऊदी अरब, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब पर मुसलसल ड्रोन हमले हुए हैं अरामको पर, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर, जिस मिसाइल से इस ड्रोन को निशाना बनाया जाता है उसकी एवरेज कॉस्ट $1 मिलियन है। तो मतलब कि आपने $1,000 खर्चे और उसके बदले में आपके दुश्मन ने $1 मिलियन खर्चे। इनफैक्ट जो अब जो नए मिसाइल सऊदी अरब खरीद रहा है, एक मिसाइल की कीमत तकरीबन $2.5 मिलियन है, तो इसको कहते हैं ब्लीडिंग स्ट्रैटेजी। अच्छा, अब जहां तक यमन की बात है, तो जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे, 2014 में यमन में हुसियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया। वहां पर फिर एक खाना जंगी शुरू हो गई और बहुत जल्द इसके अंदर एक सऊदी मिलिट्री कोalition जिसमें यूएई का भी बहुत बड़ा किरदार था, उन्होंने वहां पर बॉम्बिंग और नेवल बम्बार्डमेंट एंड सो ऑन शुरू कर दी। लेकिन जो चीज समझ में नहीं आती वो सर कि 9 फरवरी 2020 को यूएई अपनी वहां से जंगी दस्ते वापस बुला लेता है। ग्राउंड ट्रूप्स तो वैसे भी ऐसा सच नहीं थे, लेकिन एयरप्लेन्स अभी तक भी वो कुछ फंडिंग कर रहे हैं। जो लोकल ग्रुप्स हैं, तकरीबन 90,000 फाइटर्स की वो फंडिंग और ट्रेनिंग और वेपन्स प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि हुसियों के पीछे है ईरान, ये सारी टेक्नोलॉजी जो उनकी ड्रोन्स की है, मिसाइल्स की है, वो भी ईरान की है, और बिलखसूस ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये मेरे लिए तो मानना बड़ा मुश्किल है कि ईरान के अप्रूवल या कम से कम रिपब्लिकन गार्ड्स के अप्रूवल के बगैर आप इस तरह का हमला करें, क्योंकि मैं ख्याल है कि पिछला हुआ था 2018 में और वो अच्छा, उसकी फौरी जो वजह बताई जा रही है कि हुसियों को गुस्सा क्यों आता है, यूएई वाले अब तक वहाँ मतलब ऑफिशियली तो मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ जो उनकी प्रो यूएई मिलिशियाज लड़ रही हैं उनके पीछे मुसलसल असले की सप्लाई भी है, तरबियत भी है। और फौरी जो वजह लोग बता रहे हैं वो ये है कि पिछले हफ्ते जो तेल से सबसे ज़्यादा माला माल सूबा है यमन का, शहीबा, उस पे जो है यूएई के जो हामी दस्ते हैं मलेशियाज वगैरह, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और हुसियों से वो छीन लिया। लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुसी अकेले जो हैं उनमें इतना तप्पड़ कहाँ कि वो यमन से एक ड्रोन या कोई मिसाइल जो है वो भेजें, और वो भी दूसरे किनारे पे तकरीबन मेरा ख्याल है 2-2.25 हज़ार किलोमीटर का ये सिलसिला बनता है। तो फिर ज़ाहिर है शुबा ईरान पे जाता है, इसलिए कि आपको याद होगा 2019 में यूएई की साहिल पे ऑयल टैंकर में बारूदी सुरंगें फटी थी और वो बड़ा चीख रहे थे इसराइल भी, अमेरिकी, जी ये रूट हुआ है और ये ईरानियों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है, कहाँ से आए। अच्छा, अब मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ईरान के साथ बार्गेन कर रहे हैं उनकी जो न्यूक्लियर डील जो 2018 में ख़त्म हो गई थी कि दोबारा किन शराइत पे हो, और ज़्यादा सख्त शराइत पेश कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे एक ख़बर ये भी है कि अमेरिका ने यूएई को कहा है, इसलिए कि यूएई में तकरीबन 50,000 के करीब ईरानी कारोबार हैं और आना जाना और ट्रेडिंग ठीक ठाक है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम मुज़ाकरात में कामयाब नहीं हो जाते तो हमारी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत बनाने के लिए आप कोई इक्तिसादी तौर पे इनको टाइट रखें ईरानियों को। तो ईरानियों ने ये अगर ये किया है कल का हमला, और तो ईरानियों ने कहा कि भाई साहब बात ये है कि हम तो आपको दूरबीन से भी देख सकते हैं, आप इतने नज़दीक हैं, तो आप ये ना करें, हम आपस में जो है कुछ कर लेते हैं। पिछला जो हमला हुआ था 2018 में और उसके बाद 2020 में जो यूएई का इनखला हुआ था,
ऑयल टैंकर्स पे बारूदी सुरंगें लगने के बाद एक साइलेंट डिप्लोमेटिक दौर चला था तेहरान में कि यार इतना नाराज़ होने की तो बात नहीं है, आपस में सुलह सफाई से भी कर सकते हैं। तो ईरान ने कहा था कि आप भी शराफत का मुजाहरा करें। तो उसके बाद से यूएई चुप था। अब ये जो हमला हुआ है इससे इसकी जो रेपुटेशन है यूएई की, ये टूरिज्म और ट्रेड की जन्नत है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, जिसका कल साबित हो गई कितनी फुल प्रूफ है। आइए और हमारे साथ कारोबार कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, रेजिडेंस लीजिए। अब मसला ये है कि क्या ये रिटेलिएशन और करेगा यमन में यूएई गुस्से में आके, या वो कहेगा यार जितना हो गया ठीक है, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मेरा कारोबार जो है रेपुटेशन तबाह ना हो, इसलिए यहाँ अब बस कर दें। तो मेरा ख्याल है ये रास्ता इख्तियार ये हो सकता है। अच्छा, एक और मसला ये भी है बॉस कि एक मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ, ये जो आपने बात की ना ट्रेड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, मेरा ख्याल है कि 1 करोड़ की आबादी है यूएई में। हाँ जी, 10 मिलियन कहा जाता है ना। अच्छा, उस 1 करोड़ में से सिर्फ 10 लाख इमराती हैं, बाकी जो 90% हैं जो वाकई वो मुल्क चला रहे हैं, वो वहां पर मोहब्बत से नहीं जा रहे, कोई हुब्बुल वतनी नहीं है, वो पैसे कमाने जा रहे हैं। अगर ये एक मामूल बन गई कि सर यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, मैं जा रहा हूँ और एक ड्रोन ने मेरी बिल्डिंग में जाके हिट कर दिया, आपका क्या ख्याल है कि वो कितनी देर वहां पे रहेंगे? राइट। तो आप इन्होंने लिटरली ना इनकी दुखती रग पर यहाँ पर हमला किया। दूसरा मसला आपने कहा कारोबारी लोग। अच्छा, जब तक ये कारोबारी थे किसी को कोई मसला नहीं था, लेकिन अरब स्प्रिंग के बाद आप एक तब्दीली देखते हैं कि अब इतने पैसे आ गए हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमारे पास F-35 साइज से बड़ी ना, अपने आप को लिटिल स्पार्टा इनको कहा जाता है ना। अच्छा, शाम में आपने फंडिंग करनी है, लिबिया में आपने फंडिंग करनी है, सूडान में, ठीक है, जहां पर भी आप देखते हैं कि कोई एक मतलब एंटी मोनार्कियल या एंटी डिक्टेटर किस्म की मूवमेंट चल रही है, उसकी आपने फंडिंग इथियोपिया में अभी ड्रोन्स भेज दिए, इथियोपिया में भी ड्रोन्स भेज दिए हैं। तो ये होता है ना कि मतलब पैसे आपके पास बहुत हैं, हाँ, लेकिन आप समझ नहीं आ रही कैसे खर्चनी। और आखिरकार अगर आपने हर जगह पंगा लेना है तो ये तो फिजिक्स का भी असूल नहीं है, कुदरत का असूल है। अच्छा, फिर इस तरह रिएक्शन, हाँ, और इस तरह के जो होते हैं ना अनकन्वेंशनल हमले, ये फिर याद दिलाते हैं कि यार आपका साइज भाईजान इतना नहीं है कि आप एक मिडिल रैंकिंग जो रीजनल पावर है उसका किरदार अदा करें। तो ये आप इसका ख्याल रखें। और दूसरे ये कि आप खुद अगर कहते रहें कि जी हमारा जो सिक्योरिटी का निज़ाम है वो बस नाकाबिल तस्खीर है तकरीबन ना, ये मिज़ाइल वो मिज़ाइल F-35 वगैरह, तो ये जो गरीबों के हथियार होते हैं ना, $1200 $1300 के जो आप बता रहे हैं, तो ये फिर बताते हैं कि यार अगर ये नहीं रोक सकते तो तुसी फिर की कर सकते हो। तो ये है कि अपने साइज में रह के और मुस्बत तरीके से खर्चा पॉलिसी चलाई जा सकती है। मेरा ख्याल है कि मुझे लगता है कि पॉजिटिव असर पड़ेगा। लेट्स सी वक्फा ले लो। वेलकम बैक। कल का प्रोग्राम अगर आप लोगों ने देखा हो तो आपको याद होगा कि सेकंड हाफ में हमने नस्ल कुशी के बारे में गुफ्तगू की थी, और जो जेनोसाइड वॉच के सरबराह हैं डॉक्टर ग्रेगरी स्टैंटन, उनकी का जो वार्निंग है वो आपको तफसील से बताई थी, जो उन्होंने भारत के बारे में दी है कि वहाँ नस्ल कुशी का ख़तरा संजीदगी से मंडला रहा है। अच्छा, ये तो बात हो गई, रवांडा की भी बात हुई और भी बहुत सारी मिसालें दी गई, लेकिन सवाल ये है कि नस्ल कुशी कैसे पता लगे कि नस्ल कुशी के लिए फ़ज़ा बन रही है। तो डॉक्टर स्टैंटन ने ही 2016 में 10 पॉइंट्स जो हैं वो क्लासिफाई किए कि अगर आप उनमें से कोई पॉइंट देखें तो इसका मतलब है कि मामला उस तरफ जा रहा है। पहला पॉइंट उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन, यानी किस्मबंदी, यानी लोगों को हम और वो में बांटा जाता है। यानी भारत में भारतीय शहरी नहीं बसते, वहाँ इस वक्त हिंदू बसता है, मसीही बसते हैं, सिख बसते हैं और मुसलमान बसते हैं। इससे आसानी रह जाती है आइडेंटिफाई करके एक स्पेशल सलूक का जो मैकेनिज़्म है वो बनाने में। नंबर 2 निशानी होती है सिंबलाइजेशन, यानी जिस ग्रोह को टारगेट बनाना मकसूद है उसे मखसूस शनाख्ती अल्फाज से याद रखा जाता है। उनको अलग थलग करने के लिए इम्तियाज़ी कवानीन बनाए जाते हैं, जो बुनियादी शहरी हुकूक़ हैं उन्हें देने से इनकार होता है या टाल मटोल होती है। वोटिंग और उनकी जो शहरियत है उसको महदूद करने की कोशिश की जाती है। करीब की मिसाल है
म्यांमार जहाँ रोहिंग्या को सिटीजनशिप से पहले उन्होंने महरूम किया और उसके बाद उनकी नस्ल कुशी हुई। फिर चौथी जो निशानी है वो है डीह्यूमनाइजेशन, यानी टारगेटेड ग्रुप जो है उससे इंसानी वक़ार छीनने की कोशिश होती है, उन्हें जानवर, बीमारी, कीड़े मकोड़ों के नाम से याद किया जाता है। जैसे मुझे याद आ रहा है कि अमित शाह जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं वो मुसलमानों को टर्माइट यानी दीमक के नाम से याद करते हैं। जैसे नाजी जर्मनी में जो यहूदी थे उनको छुपे हुए चूहे कहा जाता था। इसका मकसद टारगेटेड ग्रुप जो है उसका मोराल पूरी तरह तबाह करना है, उन्हें बेबसी का एहसास दिलाना है और मज़ाहमत का उनसे हौसला छीनना है। जी अच्छा, डिह्यूमनाइजेशन अगर आप और बात करना चाह रहे हैं या मैं इसको आप इसको एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, डिह्यूमनाइजेशन मैं एक्सप्लेन में थोड़ी एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ। आपने अभी नाज़ी जर्मनी का जिक्र किया, देखो मकसद यही होता है, मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आप टारगेट ग्रुप को की मोराल डाउन करें। जो मेजॉरिटी है जिसकी आप जहन साजी कर चाह रहे हैं, अब आप उनको तैयार करते हैं कि देखो ये इंसान नहीं है, तो अगर इंसान नहीं है तो इनको मारना कदर इंसान है, आसान है। आपने जो बात की नाज़ी जर्मनी में, क्योंकि अब वो प्रिंट का दौर था तो मैगजीन्स और अखबारों के जरिए इस तरह के कार्टून्स छपते थे। अगर वो हम स्क्रीन पर प्लीज ले आए, ये देखें, ये है यहूदी और इसको देखें चूहा बना हुआ है, यहाँ पे नीचे है चूहे और हमने इन चूहों की सफाई करनी है, ऊपर सफाई हो रही है। अच्छा, रवांडा में तुत्सियों को तुत्सी या इंसान नहीं कहा जाता था, कहते थे कि ये लाल बेग हैं, इनको कुचल दो। आपने अभी अमित शाह का तो जिक्र किया, दीमक है, आपने अमित शाह के दीमक का तो जिक्र किया, लेकिन ये तो है ना सब आरएसएस के लोग, नजरियाती तौर पर ये पक्के आरएसएस के भक्त हैं ना। तो इनके जो बानी था आरएसएस का, हेडगवार नाम में कभी सही नहीं बुलाया जाता, उसने तो खुल के शुरू पहले दिन कह दिया था ना कि ये मुसलमान इंसान नहीं है, ये सांप है। तो ये एक डिह्यूमनाइजेशन का जो मरहला होता है ये ऐसे होता है। ये जो आपने एक और जो आपने जिक्र किया ना क्लासिफिकेशन का, तो अगर आप अल्फाज देखें जो वहां पर इस्तेमाल होते हैं, जिहादी, मुल्ला, खान, दहशतगर्द, सुल्ली, दहशतगर्द, ये तो कॉमन है। अच्छा, ये डिह्यूमनाइजेशन की आपने एक्सप्लेनेशन अच्छी की। पांचवा जो निशानी है कि जेनोसाइड होने जा रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक मुनज़्ज़म कोशिश। मसलन ये कि नस्ली सफाई जो है हमेशा रियासत की डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद के बग़ैर मुमकिन नहीं होती, लेकिन रियासत ऐसा करती है कि जो अपने जो यूनिफॉर्म्ड इदारे हैं उनको इन्वॉल्व नहीं करती, वरना बैनुल अक़वामी बिरादरी चीख उठती है कि ये क्या हो रहा है। वो जो गैर सरकारी गिरोह हैं उनको ये ठेका देती है कि आपको सफाई करनी है, अलबत्ता फ़ौज और पुलिस वाले उनकी तरबियत करते हैं और बैकड्रॉप में रहते हैं। इन ग्रोहों के दरमियान राब्ते का एक गैर रस्मी ढांचा भी बनाया जाता है ताकि सही से सफाई हो सके। नंबर 6 पॉइंट ये है पोलराइजेशन, यानी नफ़रत फैलाने के लिए और मुल्क को दो वाज़ेह ग्रोहों में तकसीम करने के लिए जहरीला प्रोपेगेंडा मुसलसल हर मीडियम से जारी रहता है और इसमें रोज़ बरोज़ शिद्दत आती चली जाती है और लोग जो हैं इंतकाम में और बुग़्ज़ में बावले होते चले जाते हैं। उसका मकसद यही होता है। 7वां है प्रिपरेशन और 8वां है परसिक्यूशन, यानी जिनकी नस्ली सफाई मकसूद होती है उन्हें मखसूस निशानों से या निशानियों से पहचाना जाता है। आपने जिक्र किया यहूदियों का नाज़ी जर्मनी के, तो वहाँ पंचतारा पीले रंग का लगाना ज़रूरी था ताकि वो दूर से नज़र आए कि यहूदी आ रहा है। आपको एक चीज़ दिखाऊं, इजाज़त दें। हाँ। वहाँ पर भी यही चल रहा है। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस पहले फैला था, अच्छा उस वक्त लॉकडाउन अनाउंस भी नहीं हुआ था, सारी मीडिया की तोपों का रुख कहाँ था? तबलीगी जमात की तरफ। और अगर वो आप ज़रा ग्राफिक दिखा सकें तबलीगी जमात वाला कि उसको पेश किया गया था, ये ग्राफिक जरा देखिए। क्या लग रहा है आपको? ये क्या लग रहा है? बिल्कुल, आई मीन ग्राफिक में आपने जबकि उसके फौरन बाद कुंभ का मेला हुआ था जिसमें तो करोड़ों लोग जाते हैं। इसको कोरोना जिहाद के हेडलाइन से चलाया था, ये आप सोच। अच्छा, निशान अलॉट किए जाते हैं, फिर घरों पे निशानात अचानक से लग जाते हैं किसी रात में ना, कुछ समझ में नहीं आता किसने ये निशान लगाए हैं। फिर जिसको टारगेट किया जा रहा है ग्रुप, उसकी माशी कमर तोड़ी जाती है ताकि वो चंद इलाकों में जमा हो जाए। आपने वो क्लिप चलाया था ना, बॉयकॉट वाला। जी, चंद इलाकों में वो जमा हो जाए। उसके से फायदा क्या होता है
कि जब वो गेटवाइज हो जाते हैं तो हमला आवरों के लिए उनकी शनाख्त और सफाई का काम थोड़ा आसान हो जाता है। उन्हें कैंपों में बड़ी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है या वीरानों में मुंतकिल किया जा सकता है जहां आप भूख प्यास से मर जाएं, और मुहासरा करके जो रोज़मर्रा अशियाँ हैं उन तक नहीं पहुंचने दी जाती कि जी हम हमला तो नहीं कर रहे हैं, जैसे वॉरसो में किया। अच्छा, तो ये होता है। अच्छा, नंबर 9 जो पॉइंट है वो है एक्सटर्मिनेशन, वो तो मतलब यानी फना करना, बड़े पैमाने पे कत्लेआम, क्योंकि कातिल कायल होते हैं। आप पहले बता चुके हैं कि जिन्हें वो मार रहे हैं वो इंसान नहीं है, वो जानवर हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है एक्सटर्मिनेशन। और आखिरी जो पॉइंट है वो है डिनाइल, यानी रियासत तरदीद करती है, उसे दोनों फरीकों की खाना जंगी करार देती है, और जो ऐनी शाहिद हैं उनको खौफजदा रखती है कि कहीं वो बक ना दें कि उन्होंने क्या देखा। अच्छा, जो निशानियां हैं विजिबल, जैसे इज्तिमाई कब्रें हैं या कहीं जलाया गया है लाशों को, उनको मलियामेट, उन सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। और इस काम में जो सबसे ज़्यादा मदद करता है वो है मीडिया। वो टोटल भोपो बन जाता है कि जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हमने नस्ल कुशी की है, ये बकवास है, ये झूठ है, ये देशद्रोही है। अच्छा, 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज हैं रवांडा में जो हुआ और अभी जो भारत में हो रहा है। कि एक तो देखो, उठते के साथ कोई नहीं कहता कि कत्ल कर दो, ठीक है। आप जब माहौल बनाते हैं ना, तो पहले आप आज की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे 500 साल पहले इनके बाप दादा ने क्या किया था हमारे साथ। तो हुतूज ने जब तुत्सीज को पहले निशाना बनाया, उन्होंने कहा कि जी 500 साल पहले ना इन्होंने हमारे कबीले पर हमला किया था। ये बिल्कुल जैसे कि आज मुगल दौर के बारे में वहां पर बात की जाती है, ठीक है, कि यू आर नॉट, कि ऑल द मुस्लिम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब जो किया नहीं किया वो एक अलग बात है। तो इस तरह एक एसोसिएशन बन जाती है। फिर कि ये जी जो लोग हैं ये असल में हमारे लोग तो हैं ही नहीं, ये तो कहीं बाहर से आए थे। और मैं अभी हाल में ही वो रवांडा की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, तो जितने भी हुतूस जिन्होंने बाकायदा अपने हाथों से कत्ल किया है, उन्होंने कहा कि नहीं सर, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि ये तो किसी और मुल्क से आए थे, ये तो हमारे रहने वाले ही नहीं है, बिल्कुल जैसे कि वहां पर किया। अच्छा, 1947 में जाहिर है वहाँ भी नस्ल कुशी तो हुई थी ना, जब पार्टीशन हुई थी, हिंदू मुसलमान सिख सब के कहीं हर इलाके में। आज तक इस पंजाब में, उस पंजाब में मैं पर्सनली गया, मैंने कहा यार बाबा जी ऐसे दसो कि कौन सी किसने किसको मारा। कहले पता नहीं जी, इस पिंड देते लोग नहीं सी। हाँ, ये डिनाइल। और वहां से लाशें जो हैं वो भरी हुई ट्रेनें जा रही हैं, लेकिन पता नहीं जी। हाँ, पता नहीं जी, वो उस वाले मतलब कवर में पाँव लटके हुए हैं लेकिन पता नहीं, ये होता है। ऐसा ही। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।